Hello students, welcome to the channel Acadcentric. So here we are with the part 2 of Newton's laws of motion and friction previous year questions of JEE Mains. तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक पुली ब्लॉक सिस्टम है, राइट। एक जो ब्लॉक है हमारा हैंगिंग है और जो दो ब्लॉक्स हैं वो एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं। ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर और ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन एज 0.15, राइट। तो बोला जा रहा है कि मिनिमम स्मॉल एम मास जो इसके ऊपर पड़ा है ब्लॉक M2 के ऊपर, वो कितना होना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है रेस्ट पे हो, राइट। तो ध्यान से देखिए कि अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पे है तो क्या मैं इन दोनों को एक सिस्टम मान सकता हूँ, राइट। इन दोनों को अगर मैं एक सिस्टम मानता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इनका FBD बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए M2 का मास जो है वो हमको दे रखा है 10 kg और इस स्मॉल m का मास हमको निकालना है, तो दिस विल बी 10 + m, ओके। तो इस पे लगने वाला जो नॉर्मल फोर्स होगा और इस पे लगने वाला जो सेल्फ वेट होगा दैट विल बी 10 + m मल्टीप्लाइड बाय g, और इस पे पीछे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, राइट। और ध्यान से देखिए कि इसी ब्लॉक सिस्टम पे एक टेंशन T फोर्स भी आगे लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर ये सिस्टम रेस्ट पे है तो नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स 10 + m मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इस पे नेट आगे लगने वाला फोर्स जो है वो पीछे लगने वाले फोर्स को बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये टेंशन फोर्स कहाँ से आएगा, क्या है ये टेंशन फोर्स। तो अगर ये सिस्टम रेस्ट पे है तो डेफिनेटली ये जो हमारा ब्लॉक है जो कि हैंगिंग है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी एट रेस्ट। तो इस वाले का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में ध्यान से देखिए, इस M1 का मास हमें कितना दे रखा है 5 kg। तो अगर ये हमारा 5 kg है तो इसका नीचे सेल्फ वेट लग रहा होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय g और ऊपर की तरफ लग रहा होगा टेंशन फोर्स। सो इफ द ब्लॉक इज एट रेस्ट तो इसका टेंशन फोर्स किसके इक्वल होने वाला है 5g विच इज 50, ओके। नाउ वी वांट दिस सिस्टम टू बी एट रेस्ट, तो उसके लिए जो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दिस फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन द टेंशन फोर्स, तभी ये पॉसिबल है कि ये सिस्टम रेस्ट पे रह पाएगा और उसी कंडीशन से हमें इस स्मॉल m का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। आइए देखते हैं। तो ध्यान से देखिए कि ये आ गया है हमारा नॉर्मल कॉन्टैक्ट, तो नॉर्मल जो होगा वो इसको बैलेंस कर रहा होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज गोइंग टू बी म्यू मल्टीप्लाइड बाय n, राइट। और ये जो म्यू n है, दिस म्यू n मस्ट बी ग्रेटर देन द टेंशन फोर्स, और वो टेंशन फोर्स हमारा है 50। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए म्यू का वैल्यू दे रखा है कितना 0.15, तो 0.15, ध्यान से देखिए 0.15 एंड 10 + m मल्टीप्लाइड बाय g दैट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, इट शुड बी ग्रेटर देन 50, ठीक है। तो ये 50 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए ये 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ से हमको निकालना है स्मॉल m का वैल्यू, तो 10 + स्मॉल m शुड बी ग्रेटर देन 5/0.15। इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ देखिए 3 दिस इज गोइंग टू 100 100/3, सो स्मॉल m शुड बी ग्रेटर देन 100/3 - 10, तो स्मॉल m शुड बी ग्रेटर देन 170/3, राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली देखिए कितनी आएगी, ये आएगी 23.33, राइट। इतना kg स्मॉल m का मास आता है, स्मॉल m शुड बी ग्रेटर देन 23.33 kg। तो क्या हो जाएगा आंसर्स देखिए ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में दे रखे हैं 18.3, 27.3, ये तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए 23.33 से ग्रेटर होना चाहिए, राइट। तो जो एकदम अप्रॉक्सीमेटली जो नियरेस्ट आंसर लग रहा है दैट इज 27.3 kg, राइट। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, ठीक है। एक पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कल में घूम रहा है और उसका सेंट्रल फोर्स जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ r। इसका मतलब सेंट्रल फोर्स क्या लगता है जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ r आ रहा है, रेडियस का n पावर आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि लेट्स से कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट k अपॉन r⁻n, राइट। ऐसा कुछ हमें रिलेशन दे रखा है। और हम ये भी जानते हैं कि एक पार्टिकल अगर सर्कल में होता है r रेडियस के और कांस्टेंट स्पीड के साथ में होता है तो उस पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है m⍵² मल्टीप्लाइड बाय r रेडियस, राइट। क्योंकि अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो उसका एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट होगा, राइट। तो बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ पार्टिकल t, ठीक है। बेसिकली टी जो है वो पीरियड ऑफ रोटेशन दे रखा है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा होगा, कौन सा ऑप्शन इन चारों में से करेक्ट है।
तो यहाँ से इसको इक्वेट कीजिए किसके, k अपॉन r रेज टू द पावर n, ठीक है। तो यहाँ m भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है। तो ध्यान से देखिए कि ओमेगा हमारे काम आने वाला है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सम k अपॉन m r रेज टू द पावर n प्लस 1, राइट। तो यहाँ से और ध्यान से देखिए, क्या ओमेगा स्क्वायर जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू r रेज टू द पावर माइनस n प्लस 1 आ रहा है, राइट। तो ओमेगा जो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू r रेज टू द पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग। और इन्होंने बोला है कि अब टाइम पीरियड जो है, तो एक रोटेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, दैट t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, राइट। तो यहां से हमने देखा कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ओमेगा रेज टू द पावर माइनस 1, और ऑलरेडी हमारा ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, r रेज टू द पावर 10। तो इसको यहां डालिए, तो टाइम पीरियड विल बी t वुड बी प्रोपोर्शनल टू, देखिए r रेज टू द पावर और माइनस एक और आ जाएगा, तो क्या ये n प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। ध्यान से देखिए और मैच कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो थर्ड वाला है दिस वन इज करेक्ट, परफेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 45 डिग्री, और वहाँ एक ब्लॉक पड़ा हुआ है 10 kg का। तो इस 10 kg के ऊपर एक फोर्स लगा रखा है हमने 3 न्यूटन का अलोंग द इंक्लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बोला जा रहा है कि मिनिमम ये जो P फोर्स है, कितना P फोर्स रिक्वायर्ड है अपवर्ड इंक्लाइन डायरेक्शन में, जिससे कि ये जो ब्लॉक है रेस्ट पे ही रहे, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो दे दिया गया है, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 0.6। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिंपली इसका एफबीडी बनाना है और फोर्सेस को बैलेंस करना है। तो ध्यान से देखो कि अगर ये एक 10 kg का ब्लॉक है, राइट, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है हमको कितना, 45 डिग्री दे रखा है यहाँ पे, राइट, 45 दे रखा है यहाँ पे हमको 45 डिग्री। तो 10 kg का कितना लग रहा होगा, mg तो लग रहा होगा नीचे की तरफ 100, राइट, और इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा कितना, 100 cos 45 100 sin 45। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन रूट 2, और ये भी हो जाएगा 100 अपॉन रूट 2, ठीक है। फिर हमने देखा कि एक और इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रखा है कितना, 3 न्यूटन का। तो इसको रोकने के लिए मिनिमम कितने फोर्स की ज़रूरत है इस P की। तो मिनिमम इफ़ वी वांट द वैल्यू ऑफ P टू बी मिनिमम, इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी ऐसे ऊपर ही लग रहा होगा, और वो कितना लग रहा होगा, पूरा लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लग रहा होगा, म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल। तो म्यू का वैल्यू यहाँ पे कितना दे दिया गया है, 0.6 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल इज इक्वल टू, नॉर्मल देखिए कितना हो जाएगा 100 रूट 2। तो ये हो गया हमारा 100 अपॉन रूट 2, ठीक है। तो आप सीधे क्या कर दीजिए, फोर्सेस को बैलेंस कर दीजिए। तो P प्लस फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 0.6, तो 60 अपॉन रूट 2 शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 100 अपॉन रूट 2, 100 अपॉन रूट 2 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से जो P आएगा देखिए वो 100 माइनस 60, तो 40 अपॉन रूट 2 प्लस 3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आता है अप्रॉक्सीमेटली 31.2, राइट। तो देखिए ध्यान से ऑप्शंस में कौन सा नियरेस्ट ऑप्शन है, 32 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक 10 kg का ब्लॉक है जो कि एक स्ट्रिंग के थ्रू जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, लटका हुआ है, ठीक है। तो अब इस 10 kg फोर्स पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लगाते हैं, उसकी वजह से वो स्ट्रिंग जो है 45 डिग्री तक डेविएट कर जाती है और उसकी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें वो F का वैल्यू हमको बताना है। सिंपली इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और इस पर जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी को बैलेंस कर दो। तो इनिशियली देखो क्या था, इनिशियली एक स्ट्रिंग है और उससे एक 10 kg का ब्लॉक हैंगिंग है। ये हमारा एक 10 kg का ब्लॉक हैंगिंग है। अब इस पर जैसे ही हमको ये फोर्स F लगाना स्टार्ट करते हैं तो ध्यान से देखिए कि जो नई इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो अब थोड़ी 45 डिग्री पे शिफ्ट हो जाती है। दिस वाज द इनिशियल वन और ये आ गया अभी फाइनल यहाँ पे कहीं पे हमारा 10 kg का ब्लॉक। तो इस 10 kg के ब्लॉक पे फोर्सेस देखो क्या क्या लग रहे होंगे। एक तो इस पे mg लग रहा होगा, g का वैल्यू 10 दिया है क्वेश्चन में, तो 100 तो नीचे लग रहा होगा। एक टेंशन फोर्स T ऐसे ही लग रहा होगा और कितने एंगल तक डेविएट कर गया है, ये 45 डिग्री तक डेविएट कर गया है। तो टेंशन को भी कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग। तो ये 45 है तो यही 45, सो दिस वन इज गोइंग टू बी T cos 45 और ये वाला जो हो जाएगा ये होगा T sin 45, राइट। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने जो फोर्स लगाया था F वो है ही, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर दीजिए देखिए सभी फोर्सेस को। तो T sin 45 जो होगा वो तो बैलेंस कर रहा होगा F को, दिस इज इक्वेशन 1। और जो T cos 45 है वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, वो बैलेंस कर रहा होगा सेल्फ वेट को 100 को, इक्वेशन नंबर 2।
तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, तो यू विल रियलाइज कि साइन बाय कॉस विल बी 1045 डिग्री, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, f अपॉन 100, और 1045 कितना होता है 1, सो दिस इम्प्लाइज कि जो हमारा f है हॉरिजॉन्टल फोर्स जो हम इस ब्लॉक पे लगा रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी 100 न्यूटन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास में क्लीनिंग मशीन है जो कि एक सर्कुलर मॉप ऑफ रेडियस r के थ्रू फ्लोर को क्लीन कर रही है। ठीक है, और उस सर्कुलर डिस्क काइंड ऑफ स्ट्रक्चर के बीच में और फ्लोर के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू दे रखा है, एंड दैट डिस्क इज रोटेटिंग विद सम कांस्टेंट ओमेगा। तो देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रोटेशनल का भी थोड़े बहुत फंडे यूज में लिए गए हैं, क्योंकि जो टॉर्क वगैरह है जो इस क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है वो हम वहीं पे बातें करते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ये जो मशीन है वो उस मॉप पे कितना टॉर्क लगा रही होगी, राइट। तो लोग सोच रहे होंगे कि यार ये मशीन अगर टॉर्क लगा रही है तो फिर ये कांस्टेंट ओमेगा से कैसे रोटेट कर रहा है। वो मशीन उस पर टॉर्क लगा रही है और उसके इक्वल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क कौन लगा रहा है, फ्रिक्शन। तो बेसिकली फ्रिक्शन के टॉर्क को बैलेंस करने जितना टॉर्क ही वो लगा रही है, जिससे कि ये जो डिस्क है, ये जो सर्कुलर मॉप है, वो कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर पाए, राइट। तो अगर मुझे मशीन का टॉर्क निकालना है तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, वो जो डिस्क काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि हमारे फ्लोर के डायरेक्टली टच में है, तो उस पर फ्रिक्शन कितना टॉर्क लगा रहा है वो निकाल लो, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब वो टॉर्क निकालने के लिए हमें पता है कि रेडियली, ठीक है, रेडियली क्या हो रहा है, हम धीरे धीरे जैसे जैसे दूर जाएंगे तो वैसे वैसे जो फ्रिक्शन हर एक रेडियल पोजीशन पे लग रहा होगा वो वेरी कर रहा होगा। तो इसके लिए थोड़ा बहुत हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, एक एलिमेंट हमको अज्यूम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एट अ डिस्टेंस x हमको क्या करना पड़ेगा कि एक dx थिकनेस का एक सर्कुलर ऐसे स्ट्रिप हमको अज्यूम करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो थिकनेस है इसकी वो कितनी हो जाएगी, इसकी थिकनेस है dx, राइट, एट अ डिस्टेंस x। ठीक है, तो ये जो एरिया है, क्योंकि इन्होंने क्लियरली बोला है इस क्वेश्चन में कि ये जो फोर्स लग रहा है कैपिटल F वर्टिकली जो इसको प्रेस कर रहा है पूरा का पूरा, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस r रेडियस में। तो क्या मैं फोर्स पर यूनिट एरिया निकाल सकता हूं इस पर, बिल्कुल। तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया है पाई r स्क्वायर, राइट। और अगर मैं ये जानना चाहूं कि इस स्ट्रिप के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, इस स्ट्रिप के ऊपर वो जो फोर्स लग रहा होगा स्मॉल फोर्स df, ठीक है, स्मॉल फोर्स df की अगर हम बात करें वो कितना लग रहा होगा, दैट विल बी फोर्स अपॉन टोटल एरिया ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। तो इस स्ट्रिप का एरिया देखिए क्या होगा, क्या वो 2 पाई x मल्टीप्लाइड बाय dx नहीं हो जाएगा, राइट। 2 पाई x मल्टीप्लाइड बाय dx विल बी द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। ठीक है, ये इसका एरिया हो जाएगा। ओके, परफेक्ट। तो वो जो फोर्स लग रहा है df, क्या मैं बोल सकता हूं कि अब ये एक नॉर्मल का काम करेगा, ठीक है। तो इस स्ट्रिप पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रिप dx, राइट। तो वो कितना होने वाला है, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल, और वो नॉर्मल जो है वो हमारा इतना ही है, इस df के इक्वल ही होगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे df से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। और फिर उसके बाद में इस फ्रिक्शनल फोर्स का जो टॉर्क होगा, राइट, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ये तो सरफेस के अलोंग लग रहा होगा, तो ये इसको जब रोटेट कर रहा होगा तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो जो टेंजेंशियल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसका टॉर्क क्या हो जाएगा, दिस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज x। तो यहाँ देखिए कि वो जो स्मॉल टॉर्क होगा d टाउ ऑफ फ्रिक्शन, सो दैट d टाउ ऑफ फ्रिक्शन will be equal to this mu multiplied by the small force df and multiplied by the distance, कितना डिस्टेंस है यहाँ से ये x, ठीक है। तो इन सब वैल्यूज को डालिए यहाँ पे। तो म्यू का वैल्यू तो यहाँ पे कितना दे रखा है, म्यू, अच्छा म्यू ही दे रखा है। df जो है, df का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए f अपॉन पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई x इंटू dx, और फिर टॉर्क के लिए इसको x से और मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 2 म्यू f अपॉन r स्क्वायर x स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा d टाउ। अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, इसे इंटीग्रेट कर देंगे और x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, 0 से लेके कंप्लीट रेडियस r तक। तो यहाँ से हमें जो टॉर्क निकल के आएगा, ध्यान से देखिए, जो टॉर्क यहाँ से निकल के आएगा दैट विल बी 2 म्यू f, और ये हो जाएगा x क्यूब बाय 3, या फिर डायरेक्टली इसको लिख लीजिए r क्यूब बाय 3, और नीचे ऑलरेडी एक r स्क्वायर है,
तो ये कट के सीधा सीधा ऊपर r बच जाएगा और फाइनल आंसर हो जाएगा 2/3 म्यू एफ आर, राइट। तो इतना टॉर्क जो है फ्रिक्शन लगा रहा होगा इस डिस्क के ऊपर, तो एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट का, बट ऑपोजिट सेंस में कौन लगा रहा होगा, मशीन लगा रही होगी उस सर्कुलर मॉब के ऊपर। तो आंसर विल बी 2/3 म्यू एफ आर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है, एक्चुअली करेक्ट आंसर इज 4, दिस शुड बी 2/3, ये जो होगा ये 2 होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक पार्टिकल को हमने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है विद सम स्पीड 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और बोला जा रहा है कि इस पार्टिकल का रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालिए एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये t इक्वल टू 1 सेकेंड पे है कहाँ पे, पहले हमको वो पता करना है। क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन में, देखिए यहाँ से इसको हमने प्रोजेक्ट किया है विथ सम स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये कुछ इस तरह से अपना पाथ फॉलो कर रहा होगा। तो ये t इक्वल टू 1 सेकेंड पे एग्जैक्टली है कहाँ, क्या ये ऊपर जा रहा है या मैक्सिमम हाइट पहुंच के क्या वापस नीचे आ रहा होगा, पहले वो पता करते हैं। तो सबसे पहले इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 10 cos 60 डिग्री, तो विच इज़ 5, और ये वाला हो जाएगा साइन विच इज़ 5√3। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 टाइम्स द वर्टिकल स्पीड विच इज़ 5√3 अपॉन जी का वैल्यू 10 गिवन है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा √3 सेकेंड्स। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा कंप्लीट टाइम इसको लगता है नीचे आने में √3 सेकेंड्स। इसका मतलब 1 सेकेंड जो है डेफिनेटली ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के कहीं नीचे कहीं पे आ रहा होगा। तो पार्टिकल जो होगा वो कहीं यहाँ कहीं पे होगा, पार्टिकल यहाँ कहीं पे होगा, तो उसका वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी कुछ ऐसा होगा। उसका कुछ एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और कुछ वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी नो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में। तो ये कंपोनेंट तो यहाँ पे 5 सेकंड ही होगा। ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम, t इक्वल टू 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट आया √3, तो t इक्वल टू 1 सेकंड में ये कहीं नीचे कहीं पे आते टाइम पे कुछ ऐसा हो रहा होगा। ओके, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, क्या ये निकालें हम, राइट। तो क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट काम आने वाला है, वर्टिकल कंपोनेंट चेक कर लेते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए सीधा इक्वेशन लगाते हैं, देखिए कौन सा, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, v इज इक्वल टू u प्लस एटी लगा देंगे अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी कितना था 5√3, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है -10 और टाइम है 1, तो ये हमारा आ गया वर्टिकल वेलोसिटी। यहाँ ध्यान से देखिए ये वैल्यू नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये वैल्यू नेगेटिव आएगा, इसका मतलब पार्टिकल नीचे की तरफ कहीं पे आ रहा है। ये वैल्यू हमें आ चुका है v, ठीक है। तो हमें निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, उसके लिए इस टेंजेंशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ ध्यान से देखिए एक्सेलरेशन क्या है वो निकालना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं अगर ऐसा बोलूँ कि ये एंगल कुछ थीटा है, ये एंगल अगर कुछ थीटा है, तो क्या ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लग रहा है, ध्यान से देखो ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है g, तो उसके लिए क्या एक कंपोनेंट ऐसा होगा और एक कंपोनेंट ऐसा टेंजेंशियल होगा। तो इफ दिस वन इज थीटा, दिस वन इज 90 माइनस थीटा, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये भी थीटा होगा। सो इफ दिस वन इज g, ये हो जाएगा g cos थीटा और ये हो जाएगा g sin थीटा, राइट। तो g cos थीटा जो होगा बेसिकली उस पर्टिकुलर कर्व पे जहाँ पे ऐसा टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा कौन सा, g cos थीटा, राइट। और यहाँ पे हमको क्या चेक करना है, और ये कुछ एक इसकी नेट स्पीड आ जाएगी, मान लीजिए v डैश, ये इसकी नेट स्पीड आ जाएगी v डैश। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या होने वाला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होने वाला है दिस g cos थीटा विल बी इक्वल टू v डैश स्क्वायर अपॉन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें यहाँ से मिलेगा r विच इज इक्वल टू v डैश स्क्वायर अपॉन g cos थीटा, राइट। ये होने वाला है। तो इस क्वेश्चन में नो डाउट कैलकुलेशन काफ़ी सारी दिख रही है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल जो होगा, जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं वो यही लगने वाला है। तो बताइए इसका जो v डैश होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी नेट क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस 5 NV, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे इसको लिख लेते हैं हम, ध्यान से देखिए। तो हमारे पास में क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू v डैश का स्क्वायर अपॉन g cos थीटा। तो ध्यान से देखिए कि cos थीटा कैसे निकालें अब यहाँ पे। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर हम वेक्टर्स का नॉलेज यूज में लेंगे तो cos थीटा देखिए क्या आ रहा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है 5 और हाइपोटेनस क्या है, द नेट टेंजेंशियल स्पीड जो कि v डैश है। तो यहाँ पे g cos थीटा को हम g cos थीटा को देखिए क्या लिखेंगे हम,
g और cos थीटा विल बिकम बेस 5 अपॉन v डैश, तो v डैश आ जाएगा ऊपर। तो फाइनली हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया है, v डैश का होल क्यूब अपॉन 5 इंटू जी, मतलब कितना 50। ठीक है, तो v डैश क्या है, v डैश इज इक्वल टू द नेट स्पीड, राइट। नेट स्पीड विड बी 5 और ये जो v है इसका रिजल्टेंट, v कितना है 5√3 माइनस 10। तो ध्यान से देखिए v डैश कितना हो जाएगा, v डैश हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5√3 माइनस 10, जो वर्टिकल स्पीड है उसका स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर, वर्टिकल का स्क्वायर का होल रूट। तो इस v डैश को जब हम यहाँ डालेंगे और ये कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल रियलाइज कि ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आती है, 2.8 मीटर। तो यहाँ पे t इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होने वाला है उस पार्टिकल का, 2.8 मीटर। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3, ऑप्शन 3, राइट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल है मास m मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसका मोमेंटम इनिशियली p दे रखा है और उस पर एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, F इज इक्वल टू KT इन द सेम डायरेक्शन। तो उसकी वजह से आफ्टर सम टाइम कैपिटल T उसका जो मोमेंटम है इट चेंजेस टू 3p, मतलब पहले उसका मोमेंटम क्या था, p था और ये हो जाता है 3p। तो ये है इनिशियल मोमेंटम, ये है फाइनल मोमेंटम। तो बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t। ठीक है, बहुत ही आसान है, बिकॉज वी नो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, वही लगाना है हमें, न्यूटन सेकेंड लॉ, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन आसान है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो F इज इक्वल टू KT हमको दे रखा है, विच इज इक्वल टू एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ dP बाई dt, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करो, dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया KT dt एंड दैट इज इक्वल टू dP। तो दोनों तरफ जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो लीनियर मोमेंटम देखिए कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, P से ये हो रहा है 3P और T इक्वल टू 0 से कितने ड्यूरेशन में, कैपिटल T टाइम में। तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा KT स्क्वायर बाय 2, तो कैपिटल T स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 3P माइनस P, 3P माइनस P विच इज इक्वल टू 2P। तो यहाँ से जो T निकल के आएगा वो हो जाएगा 4P अपॉन K का होल रूट विच इज इक्वल टू 2 बाहर ले लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ P बाय K। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, राइट। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक पार्टिकल है जो कि t इक्वल टू 0 पे कहाँ पे है, 2i कैप प्लस 4j कैप इसका पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 5i कैप प्लस 4j कैप है एंड पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन कॉज हो रहा है दैट इज 4i कैप प्लस 4i कैप, राइट। तो अब ये बोला चाह रहे हैं कि व्हाट वुड बी द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन आफ्टर 2 सेकंड्स। ये हमको बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओगे आप तो इसका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा, राइट। तो वो निकालते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखिए S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यहाँ पे हमको लगाना है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है पार्टिकल का, दैट इज 5i कैप प्लस 4j कैप, ये हमको इनिशियल वेक्टर दे रखा है, और टाइम कितना है 2 प्लस हाफ ए जो है ए वेक्टर देखिए एक्सेलरेशन दैट इज 4i कैप प्लस 4j कैप एंड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट t स्क्वायर विच इज 4। तो इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10i कैप प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 16/2, तो ये हो जाएगा 8i कैप, फिर j कैप वाली टर्म्स जो हो जाएंगी दैट इज 8j कैप यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा फिर से 8j कैप, राइट। तो फाइनली हमारे पास में आ जाता है 18i कैप प्लस 16j कैप। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी पार्टिकल्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि फाइनल आंसर लोग इसी को मान लेते हैं कि ये होगा, बट ये नहीं होगा फाइनल आंसर। तो बेसिकली क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, अगर हम देखें कि दिस वाज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, और पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन से लेट्स से कि यहाँ कहीं पे आ गया फाइनल पोजीशन पे, सो दिस विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देगा। और इनिशियल पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का जो था लेट्स से आर वेक्टर, वो आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है ये, राइट, दैट इज द आर वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप। तो बताओ पार्टिकल का फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो पार्टिकल का जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन विल बी इक्वल टू, कैन आई से, द इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो ये ऐड कर दीजिए दोनों को, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो इनिशियल वेक्टर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18 प्लस 2 दैट विल गिव यू 20i कैप प्लस 16j कैप प्लस 4j कैप, ये भी आपको देगा 20j कैप, करेक्ट। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा,
इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का होल रूट विच इज 20√2 मीटर। तो पार्टिकल का जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा आफ्टर 2 सेकंड्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी 20√2 मीटर। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, एक बॉल है उसको हमने वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका है विद सम इनिशियल वेलोसिटी v0 और यहाँ पे एक ड्रैग फोर्स लग रहा है उस बॉडी के ऊपर जो है m गामा v स्क्वायर, गामा इज सम कांस्टेंट और v उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो ऑलरेडी एक ग्रेविटी का फोर्स mg तो नीचे लग ही रहा था, साथ में अब ये ड्रैग फोर्स भी उसकी तरफ नीचे की तरफ लग रहा होगा व्हेन दैट पार्टिकल इज गोइंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो अब यहाँ पूछा जा रहा है कि टाइम टेकन बाय द बॉल टू राइज टू इट्स जेनिथ, मतलब कि वो पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट तक कितने टाइम में पहुंचता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि वो हमारा पार्टिकल जो है कुछ ऐसा है और इस पर ऑलरेडी एक फोर्स लग रहा है mg ड्यू टू ग्रेविटी और अभी ड्रैग फोर्स भी लग रहा है इसके पास ऊपर, वो है m गामा v स्क्वायर, राइट। किस इंस्टेंट पे, जब इस पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ v है उस इंस्टेंट पे यहाँ पे कुछ ये फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ जो लग रहा है उसकी वजह से नेट रिटार्डेशन देखिए क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों का एडिशन अपॉन मास कर देंगे तो mg प्लस m गामा v स्क्वायर अपॉन m, तो m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नीचे की तरफ जो नेट एक्सेलरेशन है या फिर हम बोलेंगे रिटार्डेशन इस पार्टिकल का बेसिकली, तो गामा v स्क्वायर ये आने वाला है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो क्या हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, दिस वन इज इक्वल टू व्हाट, dv बाई dt एंड विद अ नेगेटिव साइन। क्या यहाँ पे हम एक नेगेटिव साइन लगा दें, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा उसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से इसको देखिए, लेके आइए यहाँ पे, तो dv अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, dv अपॉन माइनस dv अपॉन g प्लस गामा v स्क्वायर इज इक्वल टू dt। अब इन्हें सेपरेटली इंटीग्रेट करना होगा, राइट। तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या था, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी था कुछ v0 और किसी टाइम t पे, ठीक है, जो हमको निकालना है, जब कब कौन सा टाइम निकालना है, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे होता है। और मुझे बताइए कि जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा तब क्या उसका वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो 0 हो चुका होगा। तो वही हमको यहाँ पे पुट करना है, राइट, दैट ओनली विल गिव अस दी h max हाइट। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो इस तरह के इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो सभी को ये इंटीग्रेशन पता होगा, ध्यान से देखिए। एक इंटीग्रेशन होता है dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो वैसे तो मुझे इस इंटीग्रेशन को देख के ही पता लग रहा है कि सी थर्ड या फोर्थ, सी या डी में से कुछ ऑप्शन होने वाला है, या तो 3 होगा या 4 होगा। तो चेक कर लेते हैं क्या होने वाला है। तो इसको इंटीग्रेट करना है, इस फॉर्मूले को हमको यूटिलाइज करना है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला, dv अपॉन g प्लस गामा v स्क्वायर, सो माइनस टाइम्स dv अपॉन g प्लस गामा v स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू dt। तो ये राइट हैंड साइड में तो सिंपली हमारा एक t आने वाला है। अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इसमें जो a की वैल्यू है, ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे dv अपॉन दस g बाय गामा प्लस v स्क्वायर। तो बाहर हमने एक गामा कॉमन ले लिया है एंड दैट इज इक्वल टू माइनस टी। तो यहाँ पे जो a का वैल्यू है बेसिकली a इज़ गोइंग टू बी रूट ऑफ g बाय गामा। अगर आप ये दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो यू विल गेट टू नो कि a इतना आ रहा है। तो फाइनली इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन गामा तो ऑलरेडी है, और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ v अपॉन a विच इज़ रूट g एंड देन रूट गामा दिस साइड, और इसको डिवाइडेड बाय a भी करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन a क्या है यहाँ पे, रूट ओवर g बाय गामा, होल रूट ओवर g बाय गामा, ये होल रूट है इसका। ठीक है, तो इसमें अभी हमको लिमिट्स भी लगानी है। लिमिट्स होंगी इसकी कहाँ से कहाँ तक, ये होगी हमारी v0 से लेके और 0 तक इसकी लिमिट्स होने वाली हैं। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1 अपॉन रूट जी गामा, ओके, एंड देन tan इनवर्स, सो विल पुट द वैल्यू ऑफ v0, तो 10 ये हो जाएगा 0 एंड देन माइनस tan इनवर्स ऑफ होल रूट ऑफ गामा बाय g v0, राइट, ये होने वाला है। और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है माइनस टी, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास में टाइम कितना आ जाएगा, टाइम इज गोइंग टू बी 10, 1 अपॉन रूट ओवर जी गामा tan इनवर्स 10। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए इन दोनों में से दिस थर्ड वन इज गोइंग टू बी द आंसर, राइट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय।